नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का पीटी एजुकेशन पे एक बार फिर से। मेरा नाम है राहुल अंश चौधरी और आज मैं वेलकम कर रहा हूँ आप सभी का प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो एनालिसिस के हमारे सेशन नंबर 59 पे। आज की जो टॉप 6 हॉट स्टोरीज हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे अटल स्पेस चैलेंज 2021 की। क्या है ये स्पेस चैलेंज, किसने इसे लॉन्च किया है, क्या इसमें इसके की ऑब्जेक्टिव्स हैं, इस पे बात करेंगे। दूसरा, अगेन साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ही रिलेटेड, लूनर साइंस वर्कशॉप 2021 इसरो द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। वर्ल्ड स्पेस वीक कब मनाया जाता है, ये हम देखेंगे। तीसरा, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग असिस्टेंस स्कीम, तो ये एक स्कीम है जिस पे बात की जाएगी किस तरीके से जो लॉजिस्टिक्स हैं उनको आगे बूस्ट करने की बात की जा रही है और उससे रिलेटेड जो एक्सपोर्ट्स हैं उनको भी आगे बूस्ट करने की बात की जा रही है। और फोर्थ तो है ही बिल्कुल, मतलब कोर स्कीम्स जो कि आपके एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करेंगे, इस पे बात करेंगे। फिफ्थ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से कोरोनल मास इजेक्शंस। क्या है कोरोनल मास इजेक्शंस? कोरोना से नहीं है, लेकिन कोरोना का नाम है इसमें, और कोरोना किस में आता है वो मैं आपको बताऊंगा। एंड सिक्स, बात करेंगे एक नए आइलैंड की खोज हुई है। कहाँ पे हुई है? ग्रीस की तरफ हुई है, उस पर हम देखेंगे। एंड फाइनली एमसीक्यूज फॉर द प्रैक्टिस। शैल वी बिगिन? चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी जो सबसे पहली स्टोरी है, अटल स्पेस चैलेंज 2021। नीति आयोग ने अटल इनोवेशन मिशन लॉन्च किया था, आपको मालूम ही है। तो अभी हाल फिलहाल नीति आयोग ने किसके साथ कोलैबोरेट किया है? इसरो के साथ एंड अलोंग विद सीबीएसई। तो इन तीनों ने मिलकर लॉन्च किया है अटल स्पेस चैलेंज 2021। पहली बात जो आपको ध्यान रखनी है, क्या अटल स्पेस चैलेंज 2021 किसने लॉन्च किया है? इट इज अ जॉइंट कोलैबोरेशन ऑफ नीति आयोग, इसरो एंड सीबीएसई। आपको मालूम है कि यूनियन कैबिनेट ने जून 2020 में एक नई चीज पारित की थी या नई चीज पास की थी, जिसको उन्होंने बेसिकली जो आपका स्पेस सेक्टर है प्राइवेट प्लेयर्स के लिए ओपन कर दिया था कि जो प्राइवेट प्लेयर्स है वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इस चीज को उन्होंने नाम दिया था इंडियन स्पेस प्रमोशन एंड ऑथोराइजेशन सेंटर, इन स्पेस, राइट। इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथोराइजेशन सेंटर। इसका मकसद क्या था? मकसद ये था कि भारत का जो स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको और बेहतर बनाना, और इसको बेहतर बनाने में जो आपकी जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो बहुत अच्छे तरीके से मदद कर सकती है, ऐसा मानना था सरकार का। और सरकार ने फिर यूनियन कैबिनेट ने जून 2020 में इसे पास किया। अटल स्पेस पे जहां तक हम बात करें, दिस इज टू एंश्योर दैट स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 to 12 आर गिवन अप एन ओपन प्लेटफॉर्म where they can innovate, enable themselves to solve digital age space technology problems. Students from both Atal Tinkering Labs and non-Atal Tinkering schools can submit their entries in the space challenge. मतलब कहीं ना कहीं बच्चों में वो नवाचार डालना, वो इनोवेशन पैदा करना, ताकि वो इस सेक्टर के तरफ, स्पेस सेक्टर के तरफ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तरफ जो है आकर्षित हो। साथ ही साथ इसमें स्कूल टीचर्स भी हैं, अटल लैब के जो इंचार्जेस होते हैं वो भी हैं, और मेंटर्स भी हैं जो स्टूडेंट की इन टीम को सपोर्ट करेंगे। इसको किसके साथ अलाइन किया गया है? तो वर्ल्ड स्पेस वीक के साथ इसे अलाइन किया गया है, जो हर साल 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के बीच में ऑब्जर्व किया जाता है। क्यों ऑब्जर्व किया जाता है? ताकि स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है सोसाइटी में, उसको देखने के लिए, राइट। ऐसा करने की मतलब ख्वाहिश क्यों जगी? क्यों नीति आयोग, इसरो और सीबीएसई साथ में आए और उन्होंने इस तरीके का जो चैलेंज है वो लॉन्च किया? उसका कारण यह है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ये इंडेक्स में भारत की रैंकिंग को आगे बढ़ाना है। ये इंडेक्स कौन लॉन्च करता है? दिस इंडेक्स इज लॉन्च बाय वीपो, यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन इस इंडेक्स को लॉन्च करती है। लगे हाँ, तो नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन के ऊपर बात कर लेते हैं। पहले भी बहुत बार बात कर चुके हैं, लेकिन एक बार दोबारा ही सही। AIM is Government of India's flagship initiative to promote a culture of innovation and entrepreneurship in the country. Its key objective is to develop new programs and policies for fostering innovation in different sectors of economy, provide platform and collaboration opportunities for different stakeholders, create awareness and create an umbrella structure to oversee the innovation ecosystem of the country. राइट, तो इतनी सी बस आप जानकारी याद रखिएगा कि अटल इनोवेशन किसने लॉन्च किया था और इसका क्या की ऑब्जेक्टिव्स हैं। साथ ही साथ कुछ और इनिशिएटिव्स हैं, जैसे कि अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर है, जिसमें मतलब टीयर 2 और टीयर 3 के सिटीज़ के लिए कुछ मतलब एक ऐसे कम्युनिटी सेंटर्स बनाए जाएंगे जहां पर इनोवेशंस और आइडियाज़ को डेवलप किया जा सके। दूसरा है अटल रिसर्च एंड इनोवेशन फॉर स्मॉल एंटरप्राइजेज, जिसे अराइज भी कहा गया है, कि एमएसएमई इंडस्ट्री में भी इस तरीके के इनोवेशन और रिसर्च को स्टिमुलेट करने की जरूरत है, राइट। सो दिस इज अटल स्पेस चैलेंज 2021, द फर्स्ट स्टोरी ऑफ टुडेज सेशन। ये उसके कुछ पैरामीटर्स हैं, आराम से वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा अटल इनोवेशन मिशन के, राइट। नेक्स्ट स्टोरी पे चलते हैं, लूनर साइंस वर्कशॉप 2021। लूनर साइंस वर्कशॉप 2021 इसे किसने कंडक्ट किया है? तो दिस हैज बीन कंडक्टेड बाय इसरो। इसरो ने इसे कंप्लीट किया है। क्यों इसरो ने इसे कंडक्ट किया है, नॉट कंप्लीट। इसरो ने इसे कंडक्ट किया है, और क्यों कंडक्ट किया है? क्योंकि जो चंद्रयान 2 जो
लूनर ऑर्बिट में जो भेजा गया था ऑर्बिटर, उसके 2 साल के जो सक्सेसफुल ऑपरेशंस के ऊपर इसे लॉन्च किया गया। इसरो का ये मानना है कि चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर है उसने कई सारी जो है फाइंडिंग्स की हैं, कई सारी ऑब्जर्वेशंस की हैं। वो सारी ऑब्जर्वेशंस मैंने यहाँ पर एक्सप्लोरेशंस में यहाँ पर आपके लिए लिख दी है। आप यहाँ पे आराम से इसको वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। थोड़ा टेक्निकल है और एग्जाम के हिसाब से भी कुछ हाईली इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट। तो आप इतने डिटेलिंग में तो जाइएगा मत, बस खाली इतना वगैरह थोड़ा याद रखिएगा कि मून्स के आयनोस्फेयर्स वगैरह को इसको स्टडी करके उन्होंने कुछ डेटा, कुछ क्लास फाइंडिंग जो है भेजी है। अब चंद्रयान 2 के ऊपर अगर हम बात करें तो इट इज अ सेकंड स्पेसक्राफ्ट इन द इंडियन सीरीज ऑफ लूनर एक्सप्लोरेशन सैटेलाइट्स। इट वाज लॉन्च इन 22 जुलाई 2019। चंद्रयान 3 भी जल्दी लॉन्च होने वाला है, राइट, आने वाले टाइम में पता चल ही जाएगा। और कहाँ से लॉन्च किया गया था, तो ऑब्वियसली आप नाम जानते ही हैं, श्रीहरिकोटा से इसे लॉन्च किया गया था बाय GSLV Mark 3rd। It was inserted into a lunar orbit in August 2019. The orbiter and lander modules were separated as two independent satellites in September 2019। तो इसमें विक्रम था लैंडर, जो कहीं खो गया था, कनेक्शन बन नहीं पाया था, याद आ रहा होगा आपको धीरे धीरे। फिर एक साइंटिस्ट, मतलब एक इंजीनियर था जिसने मतलब उसकी पोजीशन को जो है मतलब बताया था करके कि मुझे ये पोजीशन यहाँ से मिली है। मतलब वो इस पूरे ऑपरेशंस को बहुत ही बारीकी से इंटरनेट के जरिए ही देख रहा था, राइट, अपने घर पर बैठे बैठे ही वो देख रहा था। और फिर उसने इसरो की मदद की, नासा की, इनफैक्ट नासा को उसने इसके बारे में बताया। फिर नासा के जो ट्विटर हैंडल अकाउंट है वहाँ पे भी काफ़ी सारी ये खबरें आई थी, राइट। तो विक्रम का नाम आप याद रखिएगा, जो कहीं खो गए थे, अगर आपको ध्यान होगा जब ये मिशन लॉन्च हो रहा था। एंड द 6 व्हील्ड प्रज्ञान रोवर वाज अकोमोडेटेड इनसाइड द विक्रम लैंडर। इसमें एक और जो इंपॉर्टेंट चीज़ जो ध्यान रखने वाली बात है वो है प्रदान पोर्टल। प्रदान पोर्टल इज होस्टेड बाय इंडियन स्पेस साइंस डेटा सेंटर ISSDC, the nodal center for data archive of ISRO missions. The data for Chandrayaan 2 mission is being released for the wider public use through the Pradhan portal. Right, प्रदान पोर्टल के जरिए ही ये सारी चीजें देखी जा रही थी। So this is the Lunar Science Workshop 2021 conducted by ISRO. Right, चलिए ये आपको देख रहे होंगे, दिस इज चीफ ऑफ इसरो के शिवन, डॉक्टर के शिवन। उन्होंने इसको लॉन्च करते हुए आप देखेंगे साइंस रिजल्ट फ्रॉम चंद्रयान मिशन। आगे बात करते हैं नेक्स्ट स्टोरी पे, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग असिस्टेंस स्कीम। तो जो कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्ट्री है उन्होंने ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग असिस्टेंस स्कीम को जो है वो रिवाइज किया है, किसके लिए, फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए। 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक ये लागू रहेगा। 2019 में इस तरीके के स्कीम को लाया गया था फॉर प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर द ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स टू बूस्ट एक्सपोर्ट्स ऑफ सच कमोडिटीज टू सर्टेन कंट्रीज, जैसे कि यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, ताकि बूस्ट को मतलब एक्सपोर्ट्स को जो है वो बूस्ट किया जा सके। 2018 में आप जानते हैं कि सरकार ने एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी को अप्रूव किया था, जिसका मुख्य एम क्या था कि किसी भी तरीके से 2022 के अंत तक जो शिपमेंट्स हैं $60 बिलियन की, उसको डबल करना है। इसमें जो अथॉरिटी पूरी तरीके से काम कर रही है एक्सपोर्ट पोटेंशियल को बूस्ट करने के लिए, भारतीय एग्रीकल्चर हो या चाहे उसके फूड प्रोडक्ट्स हो, दैट अथॉरिटी इज नोन एज अपीडा। अपीडा क्या है, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। इस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं। अभी जो इस स्कीम को रिवाइज किया गया है, इसमें डेयरी प्रोडक्ट्स को भी इंक्लूड किया गया है दूसरे अन्य एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के साथ साथ, ताकि एक असिस्टेंस के जो रेट है वो बढ़ाए जा सके। इसका एम क्या है, द एम टू प्रोवाइड असिस्टेंस फॉर द इंटरनेशनल कंपोनेंट ऑफ फ्रेट एंड मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस टू मिटिगेट द डिसएडवांटेज ऑफ हायर कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एक्सपोर्ट of specified agriculture products due to transshipment, to promote brand recognition for Indian cultural products in the specified overseas markets, right। अपीडा की जहाँ तक हम बात करें तो ये नॉन ट्रेडिंग स्टैट्यूटरी बॉडी है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत स्टैब्लिश की गई है और 1985 में इसे पार्लियामेंट द्वारा पास किया गया था। ये किस के अंदर काम करती है, इट वर्क्स अंडर द एगीज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो ये मंत्रालय वगैरह का नाम थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और साथ ही साथ इंपोर्ट ऑफ शुगर की भी मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी जो है इनको सौंपी गई है। सो दिस इज ऑल फ्रॉम द ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग असिस्टेंस स्कीम। इसमें जो चीज़ें हैं आपको बारीकी बारीकी चीज़ें हैं वो आपको ध्यान रखनी है। आगे बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज के उस पर, स्कीम्स फॉर बूस्टिंग एक्सपोर्ट्स। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि 56,000 करोड़ के जो क्लेम्स हैं, पेंडिंग क्लेम्स हैं, उनको वो रिलीज करने वाली है फॉर मर्चेंडाइज एज वेल एज सर्विस एक्सपोर्ट्स अंडर वेरियस एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम्स, राइट। अब क्या है, इस तरीके से ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इससे 45,000 एक्सपोर्टर्स को सीधे सीधे फायदा होगा, विच अबाउट 98% बिलोंग टू द MSME। तो अगर आप ऐसे एक्सपोर्टर्स को फायदा पहुंचा रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं इंडस्ट्री, जो MSME इंडस्ट्री है, उसको फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार की पूरी पहल है, पूरी कोशिश है, क्योंकि कोविड के कारण MSME पे ही सबसे ज्यादा ताला लगे थे। पूरी कोशिश है कि जो MSME मर चुकी है उसको फिर से खड़ा किया जा सके।
Government has set a target of achieving $400 billion merchandise exports in financial year 2021-2022। ये सारे टारगेट्स वगैरह आपको ध्यान रखने हैं, एग्जाम में टारगेट एज इट इज पूछे जाएंगे, और जो स्टेट की सिविल सर्विसेज परीक्षाएं आने वाली हैं उसमें डायरेक्ट होगा। अभी हाल फिलहाल हरियाणा की हुई थी, राजस्थान की आ रही है, बिहार की भी आएगी। तो आपको जो स्टेट सिविल सर्विसेज की परीक्षाओं में ऐसे आंकड़े डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। यूपीएससी में हाल फिलहाल जो है ऐसे आंकड़े देखने को नहीं मिलते हैं। अमिड ग्रोइंग डिमांड फॉर इंडियन गुड्स इन डेवलप्ड कंट्रीज, सम स्कीम्स जैसे कि MEIS हो गया, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम, फिर आपका सर्विस एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम हो गया, रिबेट ऑफ स्टेट लेवाइज, रिबेट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल टैक्सेस एंड लेवाइज, एंड RODTP, इस पे हम पहले भी बात कर चुके हैं, रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स। MEIS के ऊपर थोड़ा बात कर लेते हैं। MEIS और ROSCTL को मर्ज करके RODTP बना दिया गया, ये हम बात कर चुके हैं, जनवरी 2020 से इसको लागू किया गया है, राइट, जनवरी 2020 से। MEIS क्या है? MEIS मीन्स मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम। इसे फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015 से 20 के तहत जो इंट्रोड्यूस किया गया था। अंडर MEIS द गवर्नमेंट प्रोवाइड ड्यूटी बेनिफिट डिपेंडिंग ऑन प्रोडक्ट एंड कंट्री। जो रिवॉर्ड्स इस स्कीम के तहत मिलेंगे वो कुछ 2%, 3%, 5% के फॉर्म में होंगे। एंड MEIS ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट कैन बी ट्रांसफर्ड और यूज फॉर पेमेंट ऑफ अ नंबर ऑफ ड्यूटीज इंक्लूडिंग द बेसिक कस्टम्स ड्यूटी। इसको बाद में फिर ROSCTL के साथ, यानी कि रिबेट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल टैक्सेस एंड लिवाइज के साथ क्लब करके RODTP बना दिया गया, दैट इज रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स। मतलब कि जो भी प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं उस पे जो आपका टैक्स बच रहा है, टैक्स दे रहे हैं, वो आपको नहीं देना पड़ेगा, एक्सपोर्टर को वो टैक्स नहीं देना पड़ेगा। रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस, इसका मतलब ही यही है, राइट। दूसरा था आपका सर्विस एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम। इसे भी 2015 में लाया गया था अप्रैल में, फॉर 5 ईयर्स अंडर द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ऑफ इंडिया 2015-2020। अंडर इट इंसेंटिव्स आर गिवन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री टू सर्विस एक्सपोर्टर्स बेस्ड इन इंडिया। ध्यान रखना है आपको, सर्विस एक्सपोर्टर्स की यहाँ पे बात की गई है, ताकि जो भी सर्विसेज भारत एक्सपोर्ट कर रहा है उससे ज़्यादा मात्रा में प्रमोट किया जा सके। सो दिस इज ऑल द स्कीम्स फॉर बूस्टिंग एक्सपोर्ट्स। और भी कई तरीके की स्कीम है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उस पर हमने बात की है। RODTP को मैं इसमें कवर अप नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि पहले भी सेशन में हम बहुत बार RODTP, रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस पे बात कर चुके हैं। मंत्रालय वगैरह का नाम आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसी सतही जानकारी, बेसिक लेवल की ही सवाल ज़्यादातर देखे जाते हैं, और बेसिक लेवल में ही कई बार हम लोग मात खा जाते हैं। अगली स्टोरी पे चले तो कोरोनल मास इजेक्शंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। बेसिकली हाल फिलहाल जो सूरज का, जो सन का जो सरफेस है, उसमें बहुत बड़े बड़े इरेप्शंस देखे गए हैं। इसी को बोला गया है कोरोनल मास इजेक्शन, राइट। मैं आपको पहले चित्र दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप देख पाएंगे, ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं ना, दिस इज कोरोना, और ये जो आप देख रहे हैं दिस इज कोरोनल होल। तो यहाँ से इजेक्शंस हो रहे हैं काफी सारे, दैट इज नोन एज कोरोनल मास इजेक्शंस। फ्लेयर्स आप देख रहे हैं, सन स्पोर्ट्स हैं, फोटोस्फेयर है, प्रोमिनेंस है इधर, क्रोमोस्फेयर। सो दिस इज द यू कैन से द टर्मिनोलॉजी ऑफ द सन्स लेयर्स एंड द सरफेसेस। तो जो सूरज के जो सरफेस है उसमें जो ज़्यादातर जो इरेप्शंस हो रहे हैं वो, उसको क्या बोला गया है? कोरोनल मास इजेक्शन, जिसमें बिलियन ऑफ टन्स ऑफ मैटर्स हैं, और बिल्कुल मतलब घंटे भर बहुत सारे मिलियन माइल्स पर आवर की स्पीड में जो है स्पेस में निकल रहे हैं। तो भारत के जो साइंटिस्ट हैं, कहाँ से? इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, जो कि आता है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तहत, और कहाँ पर लोकेटेड है? ये लोकेटेड है कर्नाटका में, कम्स अंडर DST एंड सिचुएटेड इन कर्नाटका, राइट। तो जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इसको स्टडी किया, और उन्होंने बोला कि ये जो पहली बार इस तरीके का प्लाज्मा जो है हम इरप्ट करते हुए देख रहे हैं, राइट, मेजरिंग द मैग्नेटिक फील्ड एंड अदर फिजिकल कंडीशंस ऑफ द इरप्शन। अब इस प्लाज्मा से क्या होगा? इस प्लाज्मा से फिर वो इसकी स्टडी करेंगे, इस पर रिसर्च करेंगे, फिर सन के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें उनको पता चलेगी, राइट। आपको याद है ना आदित्य मिशन? द टीम studied the plasma from the coronal mass ejection that happened on 1st May 2016। लगभग 5 साल हो चुका है। तो साइंस ऐसे ही प्रोग्रेस करती है। आप इसमें 6 महीने में, 3 महीने में कोई स्पेसिफिक रिजल्ट नहीं लेके आ सकते, लेकिन 50 साल, 60 साल, 20 साल, 25 साल बिल्कुल गेम पलट देती है साइंस, इसलिए बहुत ब्यूटीफुल है। प्लाज्मा इज ऑल्सो नोन एज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। प्लाज्मा को फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर भी कहा जाता है, राइट। और ये आयनाइज स्टेट ऑफ मैटर होता है, राइट। The emissions were detected with the help of radio telescopes of IIA along with some space-based telescopes that observed the sun in extreme ultraviolet and white light। तो किस तरीके से इन्होंने पूरा इसको स्टडी किया, उसकी पूरी जानकारी जो है मैंने यहाँ पर आपके लिए लिख दी गई है, राइट। इस तरीके के जो रिसर्च है वो स्पेस वेदर को काफ़ी अच्छे से डिटेक्ट करने में हेल्प करेंगे। साथ ही साथ साइंटिस्टों का कहना है कि एक जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म भी जो है अर्थ के मैग्नेटोस्फेयर में देखा गया है, जो कि एक बहुत भारी डिस्टर्बेंस हो सकती है। अर्थ का मैग्नेटोस्फेयर क्या है? ऐसा स्पेस जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को कंट्रोल करता है, दैट इज कॉल्ड एज अर्थ मैग्नेटोस्फेयर। उस पे जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म देखने को मिला है, राइट।
और इस तरीके से जो एनर्जी एक्सचेंज होगी फ्रॉम द सोलर विंड इनटू द स्पेस एनवायरनमेंट सराउंडिंग द अर्थ, तो इस तरीके से आप ऑरोरास को भी जो है अर्थ के में मतलब ट्रिगर कर सकते हैं। बहुत सारी लाइटें जो आपको देखने को मिल जाती हैं, तो वो लाइटें जो हैं आपको ट्रिगर होती हुई दिखाई देंगी। तो बहुत अच्छी मतलब इसमें एक स्टडी चल रही है, रिसर्च चल रही है, आने वाले टाइम पे इसको देखेंगे, कोरोनल मास इजेक्शंस आपको ध्यान रखना है। और ये सन के लेयर्स वगैरह थोड़े से पढ़ लीजिएगा, ज्योग्राफी का बेसिक बेसिक सवाल आपसे यहाँ से पूछा जा सकता है, राइट। चलते हैं आगे, बात करते हैं हमारी आज की लास्ट स्टोरी, अ न्यू आइलैंड, राइट। सो इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है? कॉन्टेक्स्ट ये है कि एक न्यू आइलैंड हैज बीन डिस्कवर्ड एट द ग्रीनलैंड कोस्ट, राइट। ग्रीनलैंड के कोस्ट पर एक नया जो है आइलैंड डिस्कवर किया गया है। रिसर्चर्स ने इसकी डिस्कवरी के बाद नाम जो है ये सजेस्ट किया, अभी रखा नहीं है, उन्होंने सजेस्ट किया है। क्या नाम सजेस्ट किया है? क्वेकरतैक अवनर लेक, राइट। इस तरीके से कुछ इसका नाम है, शायद ग्रीनलैंड वाले अलग तरीके से बोलेंगे। विच इज ग्रीनलैंडिक फॉर द नॉर्दर्न मोस्ट आइलैंड, तो ग्रीनलैंड के जो नॉर्दर्न मोस्ट आइलैंड है यहाँ पर, इसे डिस्कवर किया गया। द डिस्कवरी कम्स एज अ बैटल इज लूमिंग अमंग आर्टिक नेशंस यूएस, रशिया एंड कनाडा, डेनमार्क, नॉर्वे for the control of the North Pole and of the surrounding seabed. Fishing rights and shipping routes exposed by melting ice cube due to climate change. Measuring 60-30 meters and with a peak of 3 meters above sea level, it has now become new northernmost piece of land on Earth. Before this, ओडाक was marked as the Earth's northernmost terrain. इससे पहले ओदाक नाम का जो था वो अर्थ का बहुत ही ज्यादा नॉर्दर्न मोस्ट टेरेन माना जाता था, लेकिन अब इनका नाम क्या है? क्वेकरतैक अवनरलैक, राइट। It is made up of seabed mud and moraine, that is soil, rock and other material left behind moving glaciers, and has no vegetation. Global warming might have had a severe effect on the ice sheet of Greenland, but the new island however is not a direct consequence of the climate change. तो ये जो नया आइलैंड है ये क्लाइमेट चेंज की वजह से नहीं बोला जा रहा है, ऐसा साइंटिस्टों का कहना है, लेकिन जो ग्लोबल वार्मिंग है उन्होंने इस जोन पे काफ़ी ज़्यादा असर जो है वो डाला है। क्लियर? तो ये थोड़ा नाम वगैरह आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट्स जो आते हैं प्रीलिम्स वगैरह के लिए आ सकते हैं, और भी जो परीक्षाएं आ रही हैं यूपीएससी की उसमें भी डायरेक्ट आपकी हेल्प कर सकते हैं, राइट। चलते हैं अपने एमसीक्यूज की तरफ। पिछले सेशन में जो हमने सवाल पूछा था उसका जवाब देने का समय आ गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ फ्रेश वाटर रिवरिंग आइलैंड फॉर्म्ड बाय द रिवर ब्रह्मपुत्र, एंड द आंसर इज मजूली आइलैंड, राइट। फ्रेश वाटर रिवरिंग आइलैंड मजूली। दूसरे पे बात करते हैं, कॉमन सर्विस सेंटर्स के ऊपर हमने बात की थी। पहला स्टेटमेंट हमने आपको दिया था कि CSC इज अ स्पेशल पर्पस व्हीकल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बिल्कुल सही है। दूसरा, कॉमन सर्विस सेंटर्स आर फिजिकल फैसिलिटीज फॉर डिलीवरिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज ई सर्विसेज टू रूरल एंड रिमोट लोकेशंस वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ कंप्यूटर्स एंड इंटरनेट वाज नेग्लिजिबल और मोस्टली एब्सेंट, ये भी बिल्कुल सही है। सो द करेक्ट स्टेटमेंट हियर इज बोथ 1 एंड 2। तीसरे पे बात करते हैं, ऐसा कौन सा देश है जहां पे जूट सबसे ज्यादा जो है वर्ल्ड में प्रोड्यूस किया जाता है, एंड दैट कंट्री इज नोन एज इंडिया, अपना भारत, राइट। तो ये थे आज के 3 सवाल। अगले सेशन में फिर मुलाकात होगी दोस्तों, इसी तरीके से अपना लव एंड सपोर्ट बनाए रखें। हम मिलेंगे इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर, नमस्ते, जय हिंद।